हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। हाजिर हूँ मैं और स्वागत करता हूँ आपका आप ही के अपने चैनल एग्ज़ाम सक्सेस मंत्रा पे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है आजकल हमारे चैनल एग्ज़ाम सक्सेस मंत्रा पे प्राचीन भारत की एक नई सीरीज चल रही है जिसके अंतर्गत आजकल हम क्या देख रहे हैं, इतिहास जानने के प्राचीन स्रोत देख रहे हैं, अर्थात ऐसी चीज़ें जिनसे हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो उसी के अंतर्गत दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है। हमने जो कल टॉपिक किया था अपने सिक्के किया था और जो प्राचीन अभिलेख थे यानी जो शिलालेख वगैरह था उनकी भाषाओं का अध्ययन किया था। ठीक है, कब से हमें संस्कृत भाषा देखने को मिलती है, सबसे प्राचीन अभिलेख किस भाषा में लिखे जाते थे, कब क्षेत्रीय भाषाओं का उद्भव हुआ, कब हमें क्षेत्रीय भाषाओं में अभिलेख देखने को मिलते हैं। उसके बाद हमने सिक्कों के बारे में अध्ययन किया था। तो जो लोग नए जुड़े हैं, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, वो जाकर देख सकते हैं, बिल्कुल आपको काम आएगी। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं अगली जो टॉपिक है आज हमारा मूर्तिकला है ना। अब जो भारत में जो मूर्तिकला थी, उन मूर्तिकला से हमें किस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है और किस किस प्रकार की मूर्तिकला वर्तमान प्राचीन काल में भारत में प्रचलित थी, तो उनके बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, मूर्तिकला भारत में सबसे पहले मूर्तिकला का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है। तो दोस्तों, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में किस काल में सर्वप्रथम मूर्तिकला देखने को मिलती है। तो किस काल में या किस काल में भारत में मूर्तिकला के प्रमाण मिलते हैं, तो किस काल में सिंधु घाटी सभ्यता में हमें मूर्तिकला के प्रमाण मिलते हैं या मूर्तियों के प्रमाण सर्वप्रथम मिलते हैं। ठीक है, तो अब आप अगली चीज़ है जो हमारे पास वैदिक काल में मूर्ति पूजा के स्थान पर प्रकृति पूजा देखने को मिलती थी। तो वैदिक काल आप समझ गए होंगे, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बाद का जो काल आया, जिसको अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे या जिसको हम आर्यन सभ्यता भी बोलते हैं। तो वहाँ पर क्या पड़ता था हमको, जो पहले सिंधु घाटी सभ्यता में जो मूर्तिकला की रीति चली आ रही थी, वो मूर्तिकला की रीति में परिवर्तन हुआ और मूर्ति के स्थान पर मूर्तिकला नहीं, मूर्ति पूजा की जो रीति रिवाज चले आ रहे थे उनके स्थान में परिवर्तन हुआ और अब प्रकृति पूजा देखने को मिलती है। किस काल में? वैदिक काल में, जो यानी जब हमारे देश में आर्य लोगों का आ गए थे। तो उसके बाद हमको कौन सी देखने को मिलती है? मूर्तिकला देखने को मिलती है। या मूर्ति उस समय हमें क्या देखने को मिलती है? हमको देखने को मिलती है दोस्तों उस समय प्रकृति की पूजा, है ना। मूर्ति पूजा के स्थान पर हमको प्रकृति की पूजा देखने को मिलती है वैदिक काल में। अब हम अगर आगे बात करें तो मौर्योत्तर काल में पुनः मूर्ति पूजा का प्रमाण हमें देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हमें सिंधु काल में मूर्ति पूजा का प्रमाण देखने को मिलता था। उसके बाद जब आर्य लोग आए तो फिर मूर्ति पूजा खत्म हो गई और मूर्ति पूजा के स्थान पर हमको, ठीक है, प्रकृति की पूजा देखने को मिलती है। लेकिन फिर मौर्योत्तर काल, यानी जो आपके आर्य आए, तो आर्य के बाद हमारा महाजनपदीय काल आया। महाजनपदीय के काल के बाद फिर क्या आया था? आपका मौर्य काल आया था। मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल आया था। और गुप्तों से पहले और मौर्यों के बाद का जो काल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मौर्योत्तर काल कहते हैं। तो इसी समय में हमें पुनः मूर्ति पूजा और के प्रमाण देखने को मिलते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में सर्वप्रथम मूर्ति पूजा कब देखने को मिलती है? तो कब देखने को मिलती है दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता में। और उसके बाद जब भारत में पुनः मूर्ति पूजा कब देखने को मिलती है आपकी? तो मौर्योत्तर काल में देखने को मिलती है। कब देखने को मिलती है? हमें मौर्योत्तर काल में देखने को मिलती है। तो चलिए दोस्तों आगे करते हैं। मौर्योत्तर काल में मूर्तियों की गांधार कला और मथुरा कला देखने को मिलती है ना। अब यानी जब हमारा मौर्योत्तर काल आ गया तो उसके बाद जो मूर्तियां बनने लगी, तो उन मूर्तियों बनाने में दो विशेष प्रकार की विधियां प्रयुक्त होती थी और उन्हीं विधियों के आधार पर इनको क्या क्या कहा गया है? एक को गांधार कला कहा गया और एक को कौन सी कला कहा गया? मथुरा कला कहा गया है। और ये मूर्ति निर्माण के दो प्रमुख केंद्र भी थे भारत में, एक तो मथुरा था और दूसरा गांधार। यानी गांधार समझ रहे होंगे आप, जब भारत का ठीक है उत्तर पश्चिमी भाग है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? गांधार बोलते हैं, है ना। जो आपने कांधार भी सुना होगा, तो उसी इलाके को गांधार बोला जाता है। तो वहाँ अलग प्रकार की मूर्तियाँ बनती थी। तो इन मूर्तियों को बनाने में जो अंतर होता था, उन्हीं के आधार पर इनको दो भाग में बांटा गया है, एक तो गांधार कला और एक मूर्ति कला। तो चलिए दोस्तों, पहले हम देखते हैं गांधार कला के बारे में देखने को मिलते हैं और गांधार कला से जो प्रमुख तथ्य हैं उनके बारे में देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो है जो गांधार कला है, इस पर यूनानी प्रभाव देखने को मिलता है। तो आपका सीधा सीधा क्वेश्चन तो ये बन गया, आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी मूर्ति कला पर यूनानी प्रभाव देखने को मिलता है? तो कौन सी गांधार मूर्ति कला है उस पर हमें यूनानी प्रभाव देखने को मिलता है। अब देखिए, सबसे पहले बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों का निर्माण। अब देखिए, जो गांधार कला है, इस गांधार कला में सबसे पहले किन मूर्तियों का निर्माण किया गया था? भगवान बुद्ध की
और बोधिसत्व की मूर्तियों का निर्माण किया गया था। आपको ये ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि गांधार कला में सर्वप्रथम किस प्रकार की मूर्तियों का निर्माण किया गया, तो किसका, बुद्ध की या किन व्यक्ति की मूर्तियों का निर्माण किया गया, तो भगवान बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया गया था। अगर हम आगे बात करें तो जो गांधार कला है, गांधार कला में स्लेटी पत्थरों का उपयोग होता है। दोस्तों ये भी एक बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि किस प्रकार की मूर्ति कला में स्लेटी पत्थरों का उपयोग किया जाता है, तो कौन सी, जो गांधार है ना, मूर्ति कला की जो गांधार शैली है, उस गांधार शैली में, ठीक है, काले पत्थरों का उपयोग किया गया है। चलो अब आगे देखते हैं। ठीक है, इसे ग्रेको बुद्धिस्ट या हेलोनिस्टिक आर्ट भी कहा जाता है, यानी जो हमारी गांधार मूर्ति कला शैली है, इसके ही दो अन्य नाम भी है, ग्रेको बुद्धिस्ट, यानी इसमें बुद्ध की मूर्तियां सबसे बनी थी और इसमें कुछ कुछ हमें रोमन प्रभाव देखने को मिलता है, तो इसलिए इसको क्या बोला गया, ग्रीको बुद्धिस्ट, और दूसरा हेलोनिस्टिक आर्ट भी कहा गया है। तो ये दो आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन आया था आपका शायद यूके पीएससी में आया था, लोअर पीसीएस में, वहाँ पूछा गया था कि हेलोनिस्टिक आर्ट का संबंध किससे, या किस कला को हेलोनिस्टिक आर्ट कहा जाता है, तो जो गांधार कला शैली है मूर्ति बनाने की, उसे क्या कहा जाता है, आपका हेलोनिस्टिक आर्ट कहा जाता है। अब देखो, जो बुद्ध की मूर्ति ग्रीक देवता अपोलो से प्रभावित है ना, तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस कला शैली में बनने वाली बुद्ध की मूर्तियां, ठीक है, ग्रीक देवता अपोलो से प्रभावित थी, तो गांधार कला की शैली। अब देखो मैंने बताया ना, क्योंकि जो इस पर ग्रीक देवताओं का प्रभाव भी देखने को मिलता है, इससे इसको क्या बोला जाता है, ग्रीको बुद्धिस्ट शैली भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। तो आगे क्या क्या चीज़ है इसमें, बामियान को गांधार कला का खजाना कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, आपने सुना होगा, है ना, बामियान शहर नाम सुना होगा आपने, तो बामियान कहाँ है, आपका अफगानिस्तान में है। और कुछ समय पहले यहाँ जब तालिबान का शासन आया, तो तालिबान ने यहाँ जो बुद्ध की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं थी, उन प्रतिमाओं को तोड़ दिया था। आपने ये न्यूज़ में देखा होगा, बहुत ही उस समय क्या था, बहुत ही चर्चा में था कि जो बामियान में बुद्ध की प्रतिमाएं थी, उन्हें अब ठीक है, जो अफगानिस्तान में है, जो है ना, यानी तालिबान शासन है, तालिबानियों द्वारा उन्हें तोड़ दिया गया था। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। जो बामियान शहर है अफगानिस्तान का, उसे क्या कहा जाता है, गांधार कला का खजाना कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो गांधार कला शैली में बौद्ध की बहुत सारी प्रतिमाएं बनी थी, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, गांधार कला का खजाना भी कहा जाता है। किसे, बामियान को। अब वर्तमान में वहाँ जितनी भी अधिकांश मूर्तियाँ तालिबानियों द्वारा तोड़ दी गई हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। इसमें शारीरिक सौंदर्यता यानी भौतिकता को महत्व दिया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन सी कला शैली है जिसमें शारीरिक सौंदर्यता यानी भौतिकता को अधिक महत्व दिया गया, तो वो शैली है आपकी गांधार कला शैली। चलिए दोस्तों, अब हम दूसरी बात करते हैं। तो पहली चीज़ आपके समझ में आ गई होगी, जो गांधार कला शैली है वो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती है और क्या क्या है उनमें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, तो ये आप एक बार फिर से देख सकते हैं। जिन्हें अगर समझ में नहीं आया, एक बार अगर आप दोबारा देखेंगे तो आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं मथुरा कला शैली की। ठीक है, अब देखो, जो मथुरा कला शैली है विशुद्ध भारतीय शैली है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मूर्ति निर्माण की ऐसी कौन सी शैली जो विशुद्ध भारतीय है, तो मथुरा, क्योंकि जो मैंने अभी आपको गांधार कला शैली बताई, तो उसमें हमको क्या है, रोमनों का प्रभाव भी देखने को मिलता है, तो इसलिए विशुद्ध भारतीय शैली नहीं है, बल्कि क्या है, उसमें कुछ विदेशी कलाओं का प्रभाव भी देखने को मिलता है, तो इसलिए वो क्या है आपकी, उसमें आप बोल सकते हो विदेशी तत्वों का पुट भी देखने को मिलता है, तो इसलिए वो विशुद्ध भारतीय शैली नहीं है। जबकि जो मथुरा कला है, इसमें विशुद्ध भारतीय पुट देखने को मिलता है, तो इसीलिए क्या है, विशुद्ध भारतीय कला है। अब यहाँ पर बात करते हैं, जो गांधार कला शैली थी, तो उसमें तो काले ग्रेनाइट पत्थरों का उपयोग होता था, लेकिन जो मथुरा कला शैली, इसमें लाल बलुए पत्थरों का उपयोग किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी कला की शैली में लाल बलुआ पत्थरों का उपयोग किया जा सकता है, तो कौन सी है वो आपकी मथुरा कला शैली में जो लाल बलुआ पत्थरों का उपयोग किया जाता है। अब अगर हम आगे बात करें, तो इसमें आध्यात्मिकता को दर्शाया गया। अभी जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, जो लास्ट टॉपिक था हमारा, उसमें यही था कि जो हमारे पास क्या है, गांधार कला शैली है, उसमें भौतिक सौंदर्यता, यानी जो वहाँ पर प्रतिमाएं बनाई गई हैं बुद्ध की, तो वहाँ पर जो भगवान बुद्ध के जो नैन नक्श हैं, उनको अच्छा दिखाने की कोशिश की गई है। उनका जो शारीरिक सौष्ठव है वो अच्छा दिखाने की कोशिश की गई है। उनके बालों को अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है। लेकिन यहाँ पर मतलब जो हमारे मथुरा कला शैली है, तो इसमें जो भगवान बुद्ध की जो प्रतिमाएँ बनी हैं, तो उनमें उनके नैन नक्श, शारीरिक सौष्ठव इन आदियों पर ध्यान न देकर उनकी जो क्या है, आप बोल सकते हो भाव भंगिमाएँ हैं, उन पर अधिक ध्यान दिया गया है। यानी वो ध्यान की मुद्रा में हैं, ठीक है, भूमि स्पर्श मुद्रा में है, तो इस प्रकार की जो मुद्राएं हैं, उन मुद्राओं पर अधिक ध्यान दिया गया है, ना कि उनके नैन नक्श, बाल और शारीरिक सौष्ठव पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया है। चलिए अब हम अगली बात करते हैं। ठीक है, इसमें हिंदू, बुद्ध और जैन धर्म की मूर्तियों का निर्माण किया गया है। क्या यानी जो आपकी मथुरा कला शैली है, तो इसमें आपके
हिंदू धर्म की मूर्तियों का निर्माण भी हुआ है, बौद्ध धर्म की मूर्तियों का निर्माण भी हुआ है और जैन धर्म की मूर्तियों का भी निर्माण इसी शैली में हुआ है। अब एक बात आपको याद रखनी है, जो एक भूमि स्पर्श मुद्रा सुनी होगी आपने, भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा, तो जो भूमि स्पर्श मुद्रा में बनी हुई जो मूर्ति है वो भी कौन सी शैली में बनी है, मथुरा शैली में ही बनी है। ठीक है, जो भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा, ठीक है, जो भूमि, ये क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई पेपरों में पूछा गया दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ। ठीक है, जो भगवान बुद्ध की क्या है, भूमि स्पर्श मुद्रा है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों मैं आपके लिए। ठीक है, जो क्या है, भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा है। तो ये प्रतिमा, जो भूमि स्पर्श मुद्रा की प्रतिमा है, ये कौन सी शैली में बनी है, आपकी मथुरा शैली में बनी है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूं। तो ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी समझ में आया होगा गांधार कला क्या है, उसकी विशेषता क्या है, मथुरा कला क्या है, उसकी विशेषता क्या है। तो दोस्तों आज का टॉपिक था हमारा मूर्तिकला, है ना। जिन दोस्तों को अगर एक बार देखने से समझ में नहीं आया वो एक बार दोबारा देखें, तो दोस्तों आपकी समझ में आएगा निश्चित ही रूप से। और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है निश्चित ही रूप में आप चाहे कोई भी एग्जाम दो, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और आपके काम आएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक तो क्या था हमारे भारत में जो प्रचलित मूर्तिकला की जो शैली थी उनका अध्ययन हमने कर लिया। तो मुख्यतः दो ही देखने को मिलती है हमें, गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली। इसके अलावा भी आती हैं दोस्तों जो आधुनिक काल में चलती है, जैसे आपको ठीक है, तो उनको हम पढ़ेंगे जब हम क्या पढ़ेंगे, आधुनिक भारत या जब मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे, तो वहाँ पर जैसे पहाड़ी शैली देखने को मिलती है हमें, मुगल शैली देखने को मिलती है, ठीक है, जौनपुर शैली देखने को मिलती है। तो इन सब शैलियों को हम देखेंगे कहाँ, जब हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत, तो ये शैलियाँ हमें वहाँ देखने को मिलती हैं। अभी जो हम प्राचीन भारत देख रहे हैं, तो प्राचीन भारत में हमें दो ही कला शैली देखने को मिलती है, एक तो गांधार कला शैली और एक मथुरा कला शैली। तो ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक तो हमारा खत्म हो गया। अब दोस्तों हम कल क्या करेंगे, मंदिरों का अध्ययन करेंगे, यानी भारत में जो मंदिरों का निर्माण हुआ है वो कौन कौन सी शैलियों में हुआ है और इस किस काल में हमें मंदिरों को देखने को मिलते हैं। तो अगर मैं आपको एक हल्का सा क्लू दूं, है ना, तो जो मंदिर हैं, जो मंदिरों को देखने को मिलते हैं हमें गुप्त काल से हमें मंदिर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपने सुने होगी जो मंदिर निर्माण की शैली है कौन कौन सी, आपकी नागर शैली होगी, आपकी द्रविड़ शैली होगी आपकी, है ना। तो ये जो भारत में जो मुख्यतः मंदिर बनाए गए वो दो शैलियों में बनाए जाते हैं, एक द्रविड़ शैली और एक नागर शैली। तो कल हम मंदिरों के बारे में अध्ययन करेंगे और मंदिर जो हमें देखने को मिलते हैं वो गुप्त काल से देखने को मिलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, जो हमारा कल का टॉपिक होगा वो क्या होगा, मंदिरों की निर्माण शैली। दोस्तों मैं आपको टॉपिक एक दिन पहले इसलिए बता देता हूँ ताकि आप भी थोड़ा उस टॉपिक को समझें और देखें, और जब मैं पढ़ाऊँ तो आपके जो डाउट क्लियर हो जाएँ, या जो चीज़ें आपको नहीं पता है वो आपको पता लग जाए। तो ठीक है दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा से जुड़े रहिए।